Friends, we will continue फंडामेंटल राइट्स। लास्ट लेक्चर में फंडामेंटल राइट्स के पास में छोड़ा था एंड इन दिस लेक्चर वी विल कंटिन्यू फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट फंडामेंटल राइट इज राइट टू इक्वालिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 है ना, क्या है? राइट टू इक्वालिटी। इसके बारे में पढ़ते हैं, क्या है ये राइट्स। इक्वालिटी का राइट्स है ना, सब इक्वल है तो उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, और ये जो कंसेप्ट ना, ये सब काफी ध्यान से समझना, ठीक है? ये क्योंकि बहुत सेंसिटिव कंसेप्ट है, पूरा सिविक्स का ना बैकबोन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ना बैकबोन है, ठीक है? तो एकदम बढ़िया से समझना, जहां डाउट हो एकदम पूछना। The Constitution says that the government shall not deny to any person in India equality before the law or the equal protection of the law। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो भारतीय संविधान है, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार जो सरकार है वो हर एक पर्सन, जो भी लोग हैं, ठीक है, उसे इक्वली ट्रीट करेंगे, उसे इक्वली ट्रीट करेंगे। किस बेसिस पे? यहाँ पे दो लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस बेसिस पे? इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ठीक है, संविधान कानून के सामने सब समान है, और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, और कानून संविधान द्वारा मिलने वाला संरक्षण सबके लिए समान है, ठीक है? तो ये इस कंडीशन में क्या देख रहे हैं? सिटीजन टू लॉ एंड लॉ फॉर द सिटीजन, है ना? सिटीजन टू लॉ एंड लॉ फॉर सिटीजन, बोथ आर इक्वल, है ना? रिवर्सेबल फॉर्म में भी देखिए, ये दोनों केस इक्वल है, ठीक है? डिनाई नहीं किया जा सकता आपका इक्वालिटी को। आगे पढ़ते हैं और समझ में आएगा क्लियर। थोड़ा मेरा गला का हाल खराब हो गया, ठीक है, सर्दी के कारण, तो थोड़ा बीच में डिस्टर्बिंग साउंड भी प्रोड्यूस होगा, और सॉरी डेट। इट मीन्स डेट द लॉज अप्लाई इन द सेम मैनर टू ऑल। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा संविधान है, लॉ है, कानून है, ठीक है, वो सबके लिए इक्वली इम्प्लीमेंट है, रिगार्डलेस ऑफ अ पर्सन्स स्टेटस। पर्सन का यहाँ पे स्टेटस कोई फैक्टर नहीं है, ठीक है? संविधान ऐसा कहता है, लेकिन प्रैक्टिकल क्या होता है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, ठीक है? लेकिन ऐसा होना चाहिए जो संविधान में, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है? दिस इज कॉल्ड द रूल ऑफ लॉ, और इसे कहते हैं रूल ऑफ लॉ, ठीक है? किसे कहते हैं रूल ऑफ लॉ? कि लॉज अप्लाई इन द सेम मैनर टू ऑल रिगार्डलेस ऑफ अ पर्सन स्टेटस, ठीक है? डेट इज कॉल्ड द रूल ऑफ लॉ। यहाँ पे जो फिर एक वर्ड है वो इंपॉर्टेंट है, रूल ऑफ लॉ। ये सब जो बता रही, ये सब तुम्हारा आंसर में आना चाहिए, जब आंसर लिखोगे ना क्वेश्चंस का, ये सब आना चाहिए, ठीक है? फिर रूल ऑफ लॉ। आगे देखो, रूल ऑफ लॉ इज द फाउंडेशन ऑफ एनी डेमोक्रेसी। रूल ऑफ लॉ जो है, ठीक है, फाउंडेशन है वो, ठीक है, किसी भी डेमोक्रेसी का। इट मीन्स दैट नो पर्सन इज अबव द लॉ। इसका मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, किसी का भी जो पहुंच है वो कानून से ऊपर नहीं है। मीन्स एवरी वन इज अंडर द एम्बिट ऑफ लॉ, सब कोई कानून संविधान के अंतर्गत है। देयर कैन नॉट बी एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन अ पॉलिटिकल लीडर, गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड एन ऑर्डिनरी सिटीजन। तो यहाँ पर किसी तरह का डिफ्रेंसिएशन नहीं है ना, बिटवीन पॉलिटिकल लीडर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड ऑर्डिनरी सिटीजन, ये लोग के बीच में, है ना? चलो आगे देखो। एवरी सिटीजन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर टू अ स्मॉल फार्मर इन अ रिमोट विलेज इज सब्जेक्टेड टू द सेम लॉ, ठीक है? कोई भी हो, पीएम से एक छोटा किसान तक, सब कोई कानून के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? No person can legally claim any special treatment or privilege just because he or she happens to be an important person। कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलेगा कि आप स्पेशल पर्सन हो, ठीक है? इसके लिए कोई जैसे सेलिब्रिटी हो, ठीक है, फैंस फॉलो बहुत है, बट जब वो कॉन्स्टिट्यूशन के सामने खड़ा होगा ना,
तो इक्वली है, जो मेरे लिए अधिकार है वही उसके लिए भी अधिकार है, ठीक है, समझे? तो सबके लिए सेम होता है कॉन्स्टिट्यूशन का नजर में। आगे देखो, फॉर एग्जाम्पल, a few years ago a former prime minister of the country faced a court case on charges of cheating। ठीक है, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उन पे चार्ज लगा था चीटिंग का, है ना, चीटिंग का चार्ज लगा था, ठीक है। The court finally declared that he was not guilty, और कोर्ट डिक्लेयर किया कि वो गिल्टी नहीं है। बट एज लॉन्ग एज द केस कंटिन्यूड ही हैड टू गो टू द कोर्ट, गिव एविडेंस एंड फाइल पेपर्स जस्ट लाइक एनी अदर सिटीजन्स। ठीक है, वो सुप्रीम कोर्ट जो है, ठीक है, कोर्ट जो है वो डिक्लेयर किया कि ये गिल्ट नहीं है, लेकिन थ्रू आउट प्रोसेस उन्हें आम नागरिक की तरह कोर्ट जाना था, एविडेंस उन्हें देना था सपोर्ट में अपना लॉयर को कि वो कोर्ट में पेश करे। जो पेपर का वर्क होता वो भी उसी तरह होता था, ठीक है, जिस तरह एक आम आदमी का होता। मतलब मेरे और तुम्हारे टर्म में जो होना चाहिए कोर्ट में वही उनके टर्म में भी हुआ, ठीक है। दिस बेसिक पोजीशन इज फर्दर क्लियरिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय स्पेलिंग आउट सम इम्प्लीकेशन ऑफ द राइट टू इक्वालिटी। तो ये जो बेसिक पोजीशन है ये और आगे देखेंगे कि किस तरह क्लेरिफाई किया गया, ठीक है। द बेसिक पोजीशन ऑफ फर्दर क्लेरिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय स्पेलिंग आउट सम इम्प्लीकेशन ऑफ द राइट टू इक्वालिटी, मीन्स और आगे डिटेल किया गया, पर्टिकुलर शब्द पे एम्फेसिस दिया गया, वो सब देखते हैं। द गवर्नमेंट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन्स ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, ठीक है। सरकार, गवर्नमेंट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है, ठीक है, ठीक है। ओनली ऑन, सिर्फ धर्म के आधार पे, रिलीजन, रेस, है ना, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। तो इस बेसिस पे वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है। एवरी सिटीजन शैल हैव एक्सेस टू पब्लिक प्लेस लाइक शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, सिनेमा हॉल्स, सब कोई पब्लिक प्लेस को यूज कर सकता है, किसी स्पेशल के लिए पब्लिक प्लेस नहीं बनाया गया है, ठीक है। सिमिलरली देयर शैल बी नो रिस्ट्रिक्शन विथ रिगार्ड टू द यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग हार्ट्स, रोड्स, प्लेग्राउंड्स, places of public resorts maintained by government or dedicated to the use of general public। पहले जैसे होता था ना छुआछूत, टचेबिलिटी, ठीक है, कि ये कोई पर्टिकुलर ग्रुप का पीपल पानी नहीं लेगा, इस कुआं को नहीं छुएगा, मंदिर में नहीं जाएगा, ठीक है, तो वो सब खत्म, समाप्त, कुछ नहीं है, सबके लिए इक्वल एक्सेसिबल है, किसी के लिए, ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये इक्वालिटी इस तरह मेंटेन करने के लिए जो है आर्टिकल 14 इफेक्टिवली वर्क करता है, ठीक है। आर्टिकल 14 जो है फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट होता है आर्टिकल 12 से 35, ठीक है, आर्टिकल 12 से 35 ये लिख लेना। जहाँ फंडामेंटल राइट्स लिखे होगे ना पहले सब टॉपिक में, वहां पे लिख लेना आर्टिकल 12 to 35 किसका, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये है इक्वालिटी का कंसेप्ट, ओके। दिस माइट अपीयर वेरी ऑब्वियस बट इट वॉज नेसेसरी टू incorporate these rights in the constitution of our country where the traditional caste system did not allow people from some communities to access all public places। ठीक है, वही बात जो बताएं कि एक तुम्हारा ट्रेडिशनल जो अपना ट्रेडिशनली, ये मतलब क्या, सोशल इविल है ना जी,
सामाजिक बुराइयां है ना, कुरीतियां है ना, कि किसी को आप जात के आधार पे, है ना, ऑन रिलीजन ऑफ कास्ट आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। एंड द फैक्ट इज डेट कि कास्ट सिस्टम जो है ये हम लोगों का मैनमेड है, ठीक है, मैनमेड है। पहले जो था ये वर्ण सिस्टम था, वर्ण सिस्टम, ठीक है। वर्ण सिस्टम क्या हुआ, रिजिड हो गया, रिजिड फॉर्म में कन्वर्ट होके बन गया, मैनमेड को हटा के कास्ट लिख देते हैं, है ना, कास्ट बन गया, ठीक है, मैनमेड को हटा के। था वर्ण सिस्टम जो कि फ्लेक्सिबल था, यहाँ पर रिजिडिटी नहीं था, बट ये कन्वर्ट हो गया इनटू कास्ट सिस्टम, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू पब्लिक जॉब्स, और यही सेम प्रिंसिपल है ना, नॉट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, है ना, सेम वाला वर्ड जो है पब्लिक जॉब में भी अप्लाई होता है कि किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ऑल सिटीजन हैव इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी पोजीशन इन द गवर्नमेंट। नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट और मेड इन एलिजिबल फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑन द ग्राउंड मेंशन एबव, ठीक है। और किसी तरह का यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन जॉब में नहीं होगा, ठीक है। जो गवर्नमेंट का जॉब वैकेंसी आता है उसमें देखते हो क्या लिखा हुआ रहता है कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन वाला भरेगा या पर्टिकुलर कास्ट वाला भरेगा, नहीं ना, सबके लिए रहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल है ना, ये इक्वालिटी, 1 मिनट लेट मी पिक पेन, ये वाला जो है ना, इक्वालिटी फॉर अप्लाइज टू पब्लिक जॉब, ये आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 में, ठीक है, आर्टिकल 15 में, जो एक टाइटल है, मतलब कि इक्वालिटी एक टाइटल है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का इक्वालिटी एक टाइटल है। इसमें 4 पॉइंट्स है, मतलब 4 आर्टिकल्स है, ठीक है, 4 आर्टिकल्स है। 14 हो गया, 15 हो गया, अब 16 होगा, फिर 17 होगा, फिर 18 होगा, 4 नहीं 5 हो गया, ठीक है, 5 आर्टिकल है। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, बट यहाँ बुक पे देखते हैं किस किस पॉइंट को डील किया गया है। अभी 9th क्लास में हो ना, तो इसलिए आर्टिकल वगैरह उतना इन डेप्थ नहीं जा रहा, सिर्फ कंसेप्ट बता रहा, एसेंस बता रहा, बट हम साइड से थोड़ा इनकॉर्पोरेट कर दे रहे हैं एडवांस चीज, ठीक है, आर्टिकल भी बता दे रहा हूँ। तो ये जो इक्वालिटी है इन जॉब, ये इंश्योर होगा आर्टिकल 15 से, ठीक है, किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक है। फिर आगे देखो, नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट or made ineligible for employment on the grounds mentioned above. You have read in chapter 4 that the government of India has provided reservation for scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes. Various government have different scheme for giving preference to women, poor and physically handicapped in some kinds of job. तो हम लोग पिछला चैप्टर में देखे थे ऑफिस मेमोरेंडम जो हम लोग पढ़ रहे थे बार बार, तो उसमें क्या दिया गया था, रिजर्वेशन, प्रीफरेंस, है ना, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस को प्रीफरेंस दिया गया था। तो एक तरफ कहता है कॉन्स्टिट्यूशन की इक्वालिटी मेंटेन हो, सबके लिए इक्वल अधिकार हो, और एक तरफ गवर्नमेंट ही जो है वो क्या कर रही है, इक्वालिटी इंश्योर नहीं कर रही, उन लोगों को रिजर्वेशन दे रही है कि आपके लिए सर्टेन % सीट रिजर्व है, ठीक है। तो क्या होता है ना कि कट ऑफ कम हो जाता है, जहां जनरल को 100 में 80 लाना होता है, वहां ओबीसी वाला का 75 में काम चल जाता है, ठीक है। और फिर जो SC ST है उनका तो 70 में काम चल जाता है, ठीक है। और फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनका तो 60 पे भी काम चल जाता है। तो ह्यूज डिफरेंस आ जाता है मार्क्स का, है ना, ठीक है। एक बात जानते हो दोस्त, दिल का बात बता रहे हैं, एक बार क्या था कि पोस्ट ऑफिस का एक एग्जाम हुआ था, ठीक है, पोस्ट ऑफिस का असिस्टेंट सॉर्टिंग का, ठीक ठाक एवरेज पोस्ट था, ठीक है, सैलरी वगैरह भी ठीक था।
उसका रिटर्न एग्जाम हुआ, ठीक है, सारा चीज हुआ। उस सिलेक्शन प्रोसेस से हम मात्र 1 नंबर पीछे रह गए, मात्र 1 नंबर पीछे रह गए अपने कैटेगरी का, ठीक है, और वो एग्जामिनेशन मेरा हाथ से निकल गया, समझे। तो होता क्या है ना कि ये जो रिजर्वेशन स्कीम है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं तो इफेक्ट कर गया। अगर एटलीस्ट मैं किसी अदर कैटेगरी में रहता तो ये 1 नंबर का ग्रेस मिलता, और ये 1 नंबर का ग्रेस मिलता तो मैं डिपार्टमेंट में इन रहता, और अभी मैं आपको पढ़ाता नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का कर्मचारी रहता। लेकिन डेस्टिनी मेरा कुछ और है, लगता है ऊपर वाला हमको टीचर ही बनाने के लिए नीचे भेजा है, समझे। तो इसलिए हम टीचिंग में पूरा रम गए, तो अब पढ़ाना अच्छा लगता, बन गए टीचर, समझे। एक पर्सनल एक्सपीरियंस था अपार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट से जुड़ा बात नहीं, ये मैं अपना पर्सनल बात बताया हूँ, समझे। खैर चलो आओ सब्जेक्ट पे आते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है कि स्कीम बनाती है, ठीक है, क्योंकि जैसे कि ऑफिस मेमोरेंडम में देखे थे, मंडल कमीशन बना, फिर वो डिस्कशन किया, ठीक है। तो क्या किस चीज के लिए वो रिजर्वेशन दिया, हिस्टोरिकल मिस्टेक के लिए, है ना, जिसके कारण कुछ वर्ग पीछे रह गए, ऐतिहासिक त्रुटियां के कारण, ठीक है। तो इस तरह सरकार सपोर्ट करने के लिए दे सकती है। तो आगे पढ़ते, आर द 1 मिनट, लेट मी पिक पेन। आर दीज रिजर्वेशन अगेंस्ट द राइट टू इक्वालिटी, क्वेश्चन मार्क है। तो क्या ये रिजर्वेशन जो है राइट टू इक्वालिटी का अगेंस्ट है? दे आर नॉट, फॉर इक्वालिटी डज नॉट मीन गिविंग एवरीवन द सेम ट्रीटमेंट नो मैटर व्हाट दे नीड। इक्वालिटी मीन्स गिविंग एवरीवन एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अचीव व्हाट एवर वन इज कैपेबल ऑफ। तो इक्वालिटी जो है अगर हम सरकार से बोले कि साहब 1 नंबर से मेरा एग्जाम छूट गया और आप दूसरे को इस तरह दे दिए, तो वो मुझसे क्या बोलेगा? देखो, कहेगा कि फॉर इक्वालिटी डज नॉट मीन गिविंग एवरीवन द सेम ट्रीटमेंट। इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है कि हर एक कोई को एक तरह ही ट्रीट करे, है ना। नो मैटर व्हाट दे नीड, उनका नीड, जरूरत पे कोई फोकस करने वाली जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब कि बात सिंपल है कि इक्वालिटी डज नॉट मीन गिविंग एवरीवन सेम ट्रीटमेंट, आपको सेम ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाला, ठीक है। इक्वालिटी मीन्स गिविंग एवरीवन एन इक्वल अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी का मतलब क्या है कि अपॉर्चुनिटी सबको मिला ना, फॉर्म भरने का आजादी सबको मिला ना, एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का सबको आजादी मिला। तो यहां पर है इक्वालिटी कि सब कोई एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भर सकता है, ठीक है। ये है इक्वालिटी, ठीक है, ये है इक्वल अपॉर्चुनिटी। एवरीवन एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू अचीव व्हाट एवर वन इज कैपेबल ऑफ, ठीक है। अपॉर्चुनिटी मिला ना भाई, अब आपका कैटेगरी में वही, अब आप में एबिलिटी नहीं था उतना मार्क स्कोर करने का, नहीं हुआ, लेकिन इक्वालिटी मिला ना भाई, अपॉर्चुनिटी मिला कि सब कोई अप्लाई कर सकता है, ठीक है। Sometime it is necessary to give special treatment to someone in order to ensure equal opportunity. कभी कभी क्या होता है ना कि स्पेशल ट्रीटमेंट का जरूरत होता है, ठीक है। जो लोग पिछड़े वर्ग हैं उनमें इक्वालिटी इंश्योर करने के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट का वाकई जरूरत होता है। दिस इज व्हाट जॉब रिजर्वेशन डू, और यही जो है रिजर्वेशन काम करता है। ये रिजर्वेशन तुम लोग पॉइंट आउट करके रखना, समझे। जब स्कूल खुलेगा ना तो इस पे अच्छा से बताएंगे, ठीक है, कि रिजर्वेशन क्यों जरूरी है हमारे सोसाइटी में, रिजर्वेशन है क्या, ये बताएंगे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जस्ट टू क्लियरिफाई दिस, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट रिजर्वेशन फॉर दिस काइंड आर नॉट वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी। और संविधान क्लियरिफाई करता है कि इस तरह का जो रिजर्वेशन है वो इक्वालिटी को वायलेट नहीं करता है, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन एक्सटेंड टू सोशल लाइफ एज वेल। अब ये पब्लिक
जॉब्स अपॉर्चुनिटी में ही सिर्फ नहीं है, अब ये सोशल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होता है कि किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस वन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन, द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, अब ये जो प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी का बारे पढ़ रहे ना, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 में आता, ठीक है, आर्टिकल 17 में आता। अनटचेबिलिटी एंड क्लियरली डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू पुट एन एंड टू इट, ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज बीन फॉरबिडन इन एनी फॉर्म। अनटचेबिलिटी को हर एक तरह से खत्म करना है। अनटचेबिलिटी हियर डज नॉट ओनली मीन्स रिफ्यूजल टू टच पीपल बिलोंगिंग टू सर्टेन कास्ट। अनटचेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि उसे सिर्फ टच नहीं करेंगे, ठीक है, ये साइकोलॉजिकल गेम है, देखो कैसे कैसे। इट रेफर्स टू एनी बिलीफ और सोशल practice which looks down upon people on account of their birth with certain caste levels। अनटचेबिलिटी सिर्फ छूने से नहीं होता, अनटचेबिलिटी उनसे मतलब तुम्हारा दिमाग में अगर ये बात आ गया कि अरे ये तो इस कास्ट ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, तो ये थोड़ा दूरी बना के रखो, वो भी अनटचेबिलिटी ही है, ठीक है। सच प्रैक्टिस डिनाइज देम इंटरेक्शन विथ अदर्स और एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस एज इक्वल सिटीजन। और इस तरह से क्या होता है कि उनका जो एक्सेसिबिलिटी है पब्लिक प्लेस के लिए इक्वली नहीं रहता। सो द कॉन्स्टिट्यूशन मेड अनटचेबिलिटी अ पनिशेबल ऑफेंस, और अनटचेबिलिटी पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक है। मैनी फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, ये पढ़ना घर पे। तो ये इक्वालिटी समाप्त। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या कंप्लीट करेंगे, राइट टू फ्रीडम, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में राइट टू फ्रीडम कंप्लीट करेंगे, ओके। तो अब आगे हम लोग राइट टू फ्रीडम के बारे पढ़ेंगे। राइट टू फ्रीडम किस आर्टिकल में आता है ये तुम लोग खोज के रखोगे, ठीक है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। और तब तक के लिए अभी राइट टू इक्वालिटी फिर से पढ़ो मन लगा के और सोच सोच के पढ़ो, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।